नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए हम लोग जो कल देखे थे उसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक हम देख चुके थे जुगल मानचरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास और छेद स्वामी। तो इसमें आपको बताना है कि इसके लेखक जुगल मानचरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो कौन है, ये है कृष्णदास। ऑप्शन बी सही है। सूरदास और नंददास के पश्चात कृष्णदास अष्टछाप कवियों में तीसरे स्थान पर आते हैं। वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। इनके द्वारा रचित 3 रचनाएं भ्रमर गीत, प्रेम तत्व और जुगलमान चरित्र। जुगलमान चरित्र में राधा कृष्ण का प्रेम वर्णित है और श्रृंगारता के कारण यह अधिक प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है। श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद और 3य स्कंद और 9वां स्कंद। तो ये श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत ये 10वां स्कंद था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका डिटेल देख लेते हैं कि भ्रमर गीत प्रसंग सूर सागर का एक भाग है जिसका मूल स्रोत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 46वां व 47वां अध्याय है। अन्य फैक्ट देते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में तथा मृत्यु 1583 में हुई थी। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सुर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति थी। सुर के भाव चित्रण में वात्सल्य का श्रेष्ठ माना गया है। सुर की भक्ति पद्धति पुष्टि मार्गीय भक्ति है। भागवत में गोपियां उद्धव से मिलने पर कृष्ण की स्वार्थ मैत्री पर थोड़ा आक्षेप करती हैं और शीघ्र ही भ्रमर का प्रवेश हो जाता है। भंवर गीत में कुशल प्रश्न के पश्चात निर्गुण सगुण पर विवाद प्रारंभ हो जाता है और जो 22 छंद तक चलता है। अब देखिए खेट कौतुलम किसकी रचना है। रहीम, रसखान, कविगंग, दादू दयाल। तो खेट कौतुकम ये रहीम की रचना है। खेट कौतुकम के रचनाकार रहीम है। इनकी अन्य कृतियां हैं रहीम दोहावली, रहीम सतसई, बरवे नायिका वेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और श्रृंगार सोरठा। तो ये रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है। केशव दास, भिखारी दास, रहीम बिहारी। तो ये कौन है, रहीम दास है बरवे नायिका भेद के। रहीम कृष्ण मदनाष्टक की भाषा क्या है, खड़ी बोली, अवधी और ब्रज राजस्थानी। तो मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। ऑप्शन ए सही है। देखिए रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। रहीम का ब्रजभाषा और अवधी पर समान अधिकार था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। इनकी गणना कृष्ण भक्त कवियों में की जाती है। अगला देखिए, अब हम लोग का भक्ति काल समाप्त होता है आज। अब हम लोग रीतिकाल देखेंगे। ये 4 ही 5 क्वेश्चन बचे थे, उसको मैंने आज खत्म कर दिया। अब हम लोग रीतिकाल शुरू करते हैं। आज देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकाल और भक्तिकाल 3 पार्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया और ये रीतिकाल है और इसको लगभग हम लोग एग्जाम तक खत्म कर देंगे। तो आप लोग परेशान मत होइए। कई लोग कह रहे हैं कि मैम ज़्यादा वीडियो बनाइए और या फिर ज़्यादा देर तक बनाइए। तो ज़्यादा देर तक बनाऊंगी तो बोरिंग हो जाएगा, इसलिए कम समय में। और मैं इसको एग्जाम तक पूरी कोशिश करूंगी कि इसको समाप्त कर दूं। तो चलिए अब रीतिकाल शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है और अपने दोस्तों में शेयर करके और भी लोगों से सब्सक्राइब करवाएं हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकाल कवि कौन है। देखिए पहले तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि नंददास, सूरदास, परमानंद दास, छीत स्वामी, बिहारी मतीराम, घनानंद भूषण, मैथिली शरण, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी और फिर जायसी, मंझन, विद्यापति, चंद्र बरदाई। तो ये पूछा है कि रीतिकालीन कवि कौन है। अगर आप लोग आदिकाल और ये भक्तिकाल अच्छे से पढ़े हैं तो पहले तो आप बता देंगे कि नंददास, सूरदास, परमानंद ये तो रीतिकाल के हैं ही नहीं, क्योंकि ये भक्तिकाल के हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं ऑप्शन बी इसका सही है। बिहारी मतीराम, घनानंद भूषण, ये लोग ये रीतिकाल के कवि हैं। देखिए बिहारी मतीराम, घनानंद भूषण, रसनीति, बोधा, आलम ठाकुर इत्यादि रीतिकालीन कवि हैं। अन्य विकल्प सही नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। घनानंद ठाकुर रसलीन रहीम, रहीम घनानंद रसलीन ठाकुर, रहीम रसलीन ठाकुर घनानंद और रहीम ठाकुर रसलीन घनानंद। इनको क्रमानुसार बताना है कि कौन सबसे पहले, उसके बाद। तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही है। रहीम पहले, फिर घनानंद, फिर रसलीन, फिर ठाकुर। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। रहीम के पिता का नाम बैरम खान था तथा माता का नाम सुल्ताना था। तो पहले क्या हो गया, रहीम का ये 1556 हो गया। रीतिकाल के ऋतुमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी में बुलंदशहर के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह
के वीर मुंशी थे और 1760 में इनकी हत्या कर दी गई थी। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी था। इन लोग का नाम भी आप याद रखिएगा। ये रसलीन उपनाम से कविता लिखते हैं। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर था। रसलीन का जन्म 1679 में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1750 में। ठाकुर का पूरा नाम लाल ठाकुर दास था। इनका जन्म 1766 में ओरछा में हुआ था। इनके पिता का नाम गुलाब राय था। अतः इनके जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण विकल्प बी सही है। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन और शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। इसका ऑप्शन ए सही है। नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन रीतिकाल में ज्यादा हुआ है। अब देखिए इसका डिटेल। रीतिकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतीराम, तुष, रसलीन, प्रभृति इत्यादि अनेक कवियों ने किया है। इस काल का सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रहा है। और देखते हैं रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। आपको बताना है कि उसमें कौन सा गलत है इन ऑप्शन में। तो रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है और रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो इसमें गलत बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। रीतिकाल में प्रकृति के आलंबन के रूप में वर्णन नहीं हुआ है। इसका डिटेल देखते हैं कि रीतिकाल में स्वतंत्र और आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण बहुत कम हुआ है। रीतिकाल की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। लक्षण ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार चित्रण, वीर और भक्ति काव्य, नीति काव्य, ब्रज भाषा का उत्कर्ष, अलंकारिकता तथा काव्य रूप। अब देखिए रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली। तो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। ऑप्शन सी सही है। डिटेल देखते हैं। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास में घनानंद बिहारी, मतीराम पद्माकर, देव भिखारी दास का नाम उल्लेखनीय है। भिखारी दास ने तो यह मिथ तोड़ा कि ब्रज भाषा में रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवासहीन अनुमानो ऐसे ऐसे कबिन की बानी हु सो जानियो। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। पद्माकर की भाषा में सब प्रकार की भाषिक शक्तियों पर कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहूँ तो कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है। कहीं भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनुप्रासों की झनकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विभ्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह है कि इनकी भाषा में अब वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतियुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है सवैया, दोहा, चौपाई, छप्पै। तो रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया रहा है। रीतियुगीन कवियों में परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया गया है, जिनमें कवित, सवैया, दोहा इत्यादि था, किंतु सर्वाधिक रूप से इस युग के कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया रहा है, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना? आचार्य केशवदास, मतीराम को, चिंतामणि को, बिहारी को। तो किसे माना है? चिंतामणि को। ऑप्शन सी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली। अन्य फैक्ट देखते हैं। डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु और रामकुमार वर्मा। तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के बीच कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कवि कल्पतरु और काव्य प्रकाश ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी है इन्होंने। किसने? देखिए चिंतामणि ने। इसका ऑप्शन बी सही है। इसको रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल का समय है 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक और 1373 से 1700 विक्रम संवत। इनमें से कोई नहीं। तो इसका रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रम संवत तक है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की सीमावधि 200 वर्ष मानते हुए उसकी सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत और 1643 से 1843 ईस्वी माना है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर राम रतन भटनागर, डॉक्टर रमाशंकर शुक्लाचार्य, डॉक्टर राम खेलावन पांडे आदि रीतिकाल का आरंभ 1600 ईस्वी से ही मानते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उत्तर मध्यकाल को क्या कहा? मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या कहा? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल, मध्यकाल, तो इन्होंने रीतिकाल कहा। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल लगभग 1643 से 1843 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, रमाशंकर शुक्ल, रसाल ने। तो श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर ही इसे रीतिकाल नाम दिया। मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल तथा आदिकाल को जयकाल कहकर, देखिए रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है? इसे कलाकाल तथा आदिकाल को जयकाल कहकर संबोधित किया। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राजनाथ शर्मा और डॉक्टर जय किशन प्रसाद खंडेवाल प्रवृत्ति की दृष्टि में श्रृंगार काल है। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो अभी आप लोगों ने देखा किसने कहा है, तो ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन सी, रीतिकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? अभी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, तो देखिए कलाकाल किसने कहा है? ऑप्शन बी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसको भी हम लोगों ने डिटेल में देखा है, तो किसने कहा है आपको? मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल, सेम क्वेश्चन है, मिश्र बंधु ने कहा है। देखिए अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। सेम क्वेश्चन है। इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल कहा? इसको भी हम लोगों ने अभी देखा। जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो देखिए ये डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है। अब देखिए हम लोग आते हैं रीतिबद्ध। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो अब रीतिबद्ध कवियों को देखते हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? रामचरितमानस, चंद्र छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका और पृथ्वीराज रासो। तो इसको रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। केशव रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष एवं राजनीति के भी ज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला कविप्रिया, विज्ञान गीता तथा रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। देखिए ये केशव द्वारा रचित है और ये सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ये रचनाएं किसकी हैं और नाम याद रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रति ग्रंथ है, जिसमें क्रमशः 9 रस अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। रामचंद्रिका में रामकथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र और जहांगीर जस चंद्रिका आश्रयदाताओं की ये देखिए प्रशस्ति विषयक है। अब देखिए विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नखशिख में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में 16 प्रकाश हैं। विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है, जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा नखशिख मुक्तक काव्य है। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। अब देखिए कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया है डिटेल में कि कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? केशव है। ऑप्शन बी सही है। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? अभी कितना डिटेल में हम लोगों ने देखा, तो किसकी है? केशव की है। ठीक है। और छंदों का अजायब घर इसी को कहा जाता है। हिंदी की रस नीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया केशवदास, शीत तरंगिणी कृपाराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ और रस रत्नाकर सूरती मिश्र। तो किसकी है? रसिक प्रिया केशवदास की है। अगला प्रश्न देखिए, विज्ञान गीता के लेखक कौन है? तो अभी हम लोगों ने देखा इसके कौन है? केशवदास है। विज्ञान गीता की रचना किसने की है? केशवदास ने की है। ऑप्शन सी सही है। विज्ञान गीता की कृति है केशवदास की। देखिए सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशवदास, इसके भी ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, भाषा भूषण। अब आप लोग बताइए, ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है क्योंकि आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का? तो वो है भाषा भूषण। ऑप्शन डी। ये तीनों रचनाएं तो हैं केशव की। ठीक है। डिटेल देखते हैं। भाषा भूषण जसवंत सिंह का ग्रंथ है। यह एक अलंकार विषय ग्रंथ है। शेष रचनाएं केशवदास की हैं। भाषा भूषण चंद्रालोक शैली में लिखा हुआ 212 दोहों का ग्रंथ है, जिसे 5 प्रकाशों में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए, भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति, जायसी। तो ये केशवदास की है। ऑप्शन बी सही है। इसका देखिए डिटेल देख लेते हैं। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, ते ही भाषा कविता करे जड़मति केशव दास।
इन पंक्तियों का संबंध केशवदास से है, जिसके माध्यम से वे यह व्यक्त करते हैं कि उनके परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृति पर प्रयुक्त होती है। लोक भाषा हिंदी में तो कोई बातचीत तक नहीं करता है, उसी लोक भाषा में केशवदास कविता की रचना करते हैं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन शरद सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। ये देखिए ये भी केशवदास की पंक्तियां हैं, ऑप्शन बी सही है। अब देखिए यद्यपि सुजाति, सेम प्रश्न है, कौन लिखा है? तो ये केशवदास ने, ऑप्शन सी सही है। देखिए भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, ये किसकी रचना है? तो केशवदास की है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश और रस सारांश। तो पूछा है कि आचार्य भिखारी दास द्वारा कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें देखिए बी और डी दोनों है, काव्य निर्णय और क्या है, रस सारांश, दोनों है। देखिए डिटेल देखते हैं। भिखारी दास रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ हिंदी कवि हैं। और ये भी देखिए रीतिबद्ध का भी ध्यान रखिएगा कि किन कवियों को हम लोग उसके अंडर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और देखिए और आप लोग चाहे तो नोट्स बना सकते हैं कि कितने कवियों का रीतिबद्ध के अंतर्गत आ रहा है। तो देखिए श्रेष्ठ हिंदी कवि है, इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेउंगा में तथा मृत्यु बिहार में आरा के निकट भभुआ नामक स्थान पर हुई थी। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में रहे। अब देखिए इन्होंने काव्यशास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। भिखारीदास द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोड़ व पिंगल, अमरकोश या शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज सतिका। रस सारांश में नायक नायिका भेद तथा श्रृंगार निर्णय में श्रृंगार एक वर्णन है। तब विकल्प में दो उत्तर बी तथा डी दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, भाषा भूषण। तो ये भाषा भूषण नहीं है, ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? अब भाषा भूषण किसकी रचना अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, तो आप लोग ध्यान करिए कि भाषा भूषण किसकी रचना है। घनानंद ठाकुर, भिखारीदास, गोविंद स्वामी। तो रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? घनानंद ठाकुर, गोविंद स्वामी, भिखारीदास। तो ये पूछा रीतिबद्ध कवि हैं, तो कौन है? ये है भिखारीदास हैं, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अब शतरंज सतिका कृति के रचनाकार कौन है? तो ये भिखारीदास जी ही हैं, ऑप्शन ए सही है। भिखारीदास की रचना है काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक। देखिए चिंतामणि अभी आप लोगों ने देखा किसकी रचना है, तो चिंतामणि तो होगा ही नहीं। तो भिखारीदास की रचना कौन है? काव्य निर्णय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध धारा के कवियों का आचार्य कवि कहा जाता है। और बिहारी सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। और क्या है? केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। तो देखिए कौन सा कथन, केशव क्या है? केशव रीति मुक्त के नहीं है, रीतिबद्ध के हैं, यही ऑप्शन डी गलत है। बिहारी रीति सिद्ध के हैं, ये सही है। तो देखिए डिटेल देखते हैं। केशव रीतिबद्ध धारा के कवि प्रमुख कवि हैं, तो स्पष्ट है कि उपयुक्त विकल्प में डी असत्य है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनमें उदाहरण स्वरूप काव्य रचा है, जैसे केशव, पद्माकर, मतिराम आदि। वस्तुतः ये मूलतः कवि थे। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। वे काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते हैं। अगला देखिए, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्र, इनमें से कोई नहीं। तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने प्रदान की थी। डिटेल देखते हैं। भूषण हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। चित्रकूटपति हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया। भूषण 1627 से 1680 तक महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे। ये डिटेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए इनके छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने का भी उल्लेख मिलता है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक नामक 3 ग्रंथ इनके लिए 6 ग्रंथों में से उपलब्ध हैं। देखिए कुल 6 ग्रंथ इन्होंने लिखा, लेकिन जिसमें से 3 ही उपलब्ध हैं। शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? तो कौन है? यह ऑप्शन डी भूषण है। शिवराज भूषण के रचयिता भूषण है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो भूषण है, ऑप्शन बी सही है। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। पद्माकर, भूषण, बिहारी, घनानंद। तो भूषण ने वीर रस की कविताएं लिखी हैं। रीतिकाल में कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बस शब्द बदले हैं, तो कौन है? भूषण है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे? तो देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर डिटेल में पढ़ा, तो दूसरे कौन थे? राणा प्रताप, राणा संगा, छत्रसाल, संभाजी। तो कौन थे? छत्रसाल थे, ऑप्शन सी सही है।
भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? अभी हम लोगों ने देखा ये रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध और आश्रयवादी काव्यधारा। तो किसके हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला देखते हैं, भूषण का वास्तविक नाम क्या है? ये भी हम लोगों ने देखा। तो भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम है। तो ऑप्शन ये सही है। महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। तो क्या है? छत्रसाल दशक है। ऑप्शन डी सही है। देखिए, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य। तो किसका मिलता है? अलंकार का मिलता है। शिवराज भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाला एक अलंकार ग्रंथ है और एक सुसंबद्ध योजना के साथ लिखा गया है। इसका एक भूमिका भाग है जिसके प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दोहों में अलंकारों के लक्षण दिए गए हैं, फिर कविता, सवैया, छप्पे अथवा दोहे में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। आलोचकों ने भूषण के अलंकार विवेचन में अनेक प्रकार के दोष निकाले हैं। शिवराज भूषण में भूषण 105 अलंकार दिए हैं और कहीं कहीं एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरण मिलते हैं। कुछ अलंकारों जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, अतिशयोक्ति, अपौन्नति के भेदों की ओर भी उन्होंने पूरा ध्यान दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, दूषण, उल्लास। तो कौन सा अलंकार निरूपक है? शिवराज भूषण। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? भूषण को, सूदन को, लाल कवि और रहीम को। तो किसको कहा है? भूषण को कहा है इन्होंने। हिंदी साहित्य क्या कहा है? हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये पॉइंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? आगरा, प्रयाग, इटावा और गंगापुर नगर। तो ये है इटावा। ऑप्शन सी सही है। डिटेल देख सकते हैं। गंग 1538 से 1625 ईस्वी में रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। ये इटावा जिले के एक नार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम गंगाधर था। गंग के मुख्य ग्रंथ गंग पदावली, गंग पचीसी तथा गंग रत्नावली है। अन्य फैक्ट देखते हैं। गंग जाति के ब्राह्मण थे तथा अकबर के दरबारी कवि थे। इसके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल के भी प्रिय थे। कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कुप भाजन का शिकार हुए और उसने उन्हें हाथी से कुचलवा दिया। भिखारी दास जी ने इनके विषय में कहा है कि तुलसी गंग दोऊ भये सुकवि में सरदार। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। ये देखिए कि किसने कहा है? तो भिखारी दास जी ने कहा है। तुलसी गंग दोऊ भये सुकबिन के सरदार। देखिए पूछ भी दिया गया है प्रश्न कि उक्त के रचनाकार कौन है? तो कौन है? भिखारी दास जी हैं। ठीक है। अगला देखिए। नैन नचाए कहियो मुस्काई, लला फिरइयो खेलन होरी। अब देखिए इसमें पूछा है कि किस कवि ने कहा है? सेनापति घनानंद पद्माकर ठाकुर। तो किसने कहा है? पद्माकर ने। प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर की। यह होली विषयक सवैया है। पद्माकर का जन्म संवत 1880 में बांदा में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। पद्माकर को रीतिकाल के कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। अब देखिए, कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। अंतिम समय निकट जानकर पद्माकर जी कानपुर गंगा तट चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी इन्होंने उसी समय के बीच रची थी। पद्माकर का जगत विनोद काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। अब देखिए, नैन नचाए कहियो मुस्काई, लला फिरइयो खेलन होरी। सेम प्रश्न देखिए। ये पंक्तियां किसकी? तो किसकी है? पद्माकर की है। ऑप्शन सी सही है। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। ऑप्शन बी सही है। डिटेल देखिए। पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप शाही बिरुदावली, कली पचीसी आदि। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद भी इन्होंने किए। मौलिक ग्रंथों में पद्माभरण और जगत विनोद ही रीति ग्रंथ हैं। ठीक है। तो गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की। और डिटेल आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए उस डिटेल से ही क्वेश्चन देखिए। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कौन है? पद्माकर है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? भाषाभूषण, रामचंद्राभरण और काव्यालंकार और पद्माभरण। तो कौन है? पद्माभरण है। ऑप्शन डी सही है। पद्माभरण और जगत विनोद पद्माकर के रीति ग्रंथ हैं। इन रीति ग्रंथों में क्रमशः अलंकार और नवरस विवेचन किया गया है। पद्माभरण 1810 ईस्वी में रचा गया बताया जाता है। ठीक है। जगत विनोद की रचना 1803 और 1821 ईस्वी के बीच महाराजा जगत सिंह के आश्रम में उनकी आज्ञा से हुई। अब काव्य रसायन किसकी रचना है? भूषण, देव, बोधा और ठाकुर।
तो किसकी रचना है? ये देव की रचना है। देव कवि का जन्म 1673 में इटावा जिले के घौसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों तथा रईसों के आश्रय में रहे। इनके प्रमुख थे आजम शाह फफूंद, रियासत के राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, इटावा के निकटवर्ती योड़िया खेरा के राजा उद्योत सिंह, दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजान मणि, पिहाने के अधिपति अली अकबर खां। इनकी मृत्यु 1667 ईस्वी के लगभग हुई। देव की प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, रचनाएं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित प्रेम और प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुखसागर तरंग और वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जगत दर्शन 25 और रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्सिक, प्रेम दर्शन आदि। अब देखिए, सोमनाथ अथवा शशिनाथ ने ये रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद नामक ग्रंथों की रचना की। माना जाता है कि देव ने भाव विलास की रचना 16 वर्ष की अवस्था में की थी। ठीक है, अब देव किस जिले के कवि थे? अभी हम लोगों ने ऊपर डिटेल देखा, किस जिले के थे? इटावा के थे। ऑप्शन डी सही है। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो कौन है? देव हैं। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सही है, देव सुजान विनोद के रचनाकार। अगला देखिए, जाति विलास के रचयिता कौन है? भिखारीदास, देव, मतिराम भूषण। तो कौन है? देव हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? ये देव की रचना है। एक डिटेल से देखिए कितने सारे प्रश्न हैं और इसी से एग्जाम में भी आएंगे। रीतिबद्ध कवि देव हैं। अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी और रसवादी। तो कौन से हैं? ये रसवादी हैं। रसवादी विवेचना एक शास्त्रीय विवेचना थी जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के अनेक कवियों में पाई जाती है। देव, मतिराम, घनानंद ठाकुर आदि कवियों की रचना इसी कड़ी में है। देव किस प्रकार के कवि हैं? अलंकारवादी, रीतिवादी, रसवादी, वक्रोक्तिवादी। तो देव रसवादी हैं। सेम प्रश्न है, बस उसका थोड़ा सा शब्द बदल के पूछा गया है। भूल इकहत नौ रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। पूछा यह उक्ति किस आचार्य की है? तो ये देव की ही है। भूल इकहत नवरस सुकबु सकल मूल श्रृंगार। यह ऑप्शन ए सही है। भूल इकहत नवरस सुकबु सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति आचार्य देव की है। कवि ने अपने ग्रंथों में श्रृंगार का वर्णन अत्यंत प्रभाव उत्पादक ढंग से किया है। देव ने संयोगानुभूति की अभिव्यंजना करते हुए नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन का निरूपण अत्यंत गंभीरता और तीव्रता के साथ किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, चिह चितवत एक बार। इससे प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन है? बिहारी भूषण, घनानंद, रसलीन। तो कौन है? रसलीन है। ऑप्शन डी सही है। देखिए, उपर्युक्त दोहा रसलीन का है, किंतु भ्रमवश कुछ लोग इस दोहे को बिहारी का दोहा मान लेते हैं। रसलीन रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 1669 में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के ऐतिहासिक गांव बिलग्राम में हुआ था। अन्य फैक्ट देखिए, रसलीन का वास्तविक नाम मीर गुलाम नबी था। वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज और अवधी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के भी विद्वान थे। अन्य कवियों की भांति इन्होंने भी अपने नाम के साथ रसलीन उपनाम जोड़ लिया। उस युग के प्रसिद्ध बिलग्रामी कवि मोहम्मद उनके बारे में लिखते हैं, मीर गुलाम नबी हु तो सकल गुणन को धाम, बहुरी धर्यो रसलीन निज कविताई को नाम। अब देखिए, मतिराम की भाषा क्या थी? तो भाषा क्या थी? बोलचाल की ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधी और साहित्यिक राजस्थानी। तो ये साहित्यिक ब्रज भाषा थी। ऑप्शन बी सही है। ब्रज भाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर और सबसे अधिक साहित्य ब्रजभाषा में है। खड़ी बोली के साहित्य भाषा बनने के पूर्व ब्रजभाषा ही संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की साहित्य भाषा रही। मतिराम करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। अब ऋतुमुक्त और ऋतिसिद्ध बचा हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे। ज्यादा नहीं बचा है तो फिर ऋतिकाल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे आधुनिक काल। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।